सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कारगिल के सर 26 साल पूरे हो चुके हैं और बड़ा अहम दिन, लेकिन बहुत सारे जवानों को हमने कारगिल की जंग में खोया था। सबसे पहले उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लेकिन आज कई सवाल मेरे जहन में थे, तो मुझे लगा सर मैं आपके साथ बातचीत करूं कि इन 26 सालों में क्या कुछ बदला है। कारगिल से हमने जो सबक लिए थे, क्या हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाए हैं या अभी करना बाकी है। कारगिल में जो हमसे खुफिया चूक हुई थी, क्या उस पर हमने कुछ काम किया है या अभी बहुत काम होना बाकी है। और कारगिल के बाद इन 26 सालों में वॉर का जो डॉक्ट्रिन है वो कितना बदल चुका है, क्योंकि आज हम देखते हैं ड्रोन आ चुके हैं, मिसाइलें आ चुकी हैं, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, ना जाने कौन कौन से वॉरफेयर आ चुके हैं। तो कई सवाल हैं सर, लेकिन सबसे पहला अहम सवाल तो यही है कि इन 26 सालों में हमने क्या सीखा है सर। धन्यवाद राजेश जी, आपको मैं शाबाशी देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम इसको निकाला है और हम इसमें सच्चाई से बात करेंगे। और सच्चाई से इसलिए मैं इसको एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे, हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते हैं। कोई भी फील्ड में अगर आप रहें, और आपके जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और बाकी लोग भी हैं, अब उनको एक्चुअली समझना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको और मजबूत बनाना है, तो और उसकी नींव अगर आपने मजबूत करनी है, तो जो भी आपको ऐसा लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कमियां हैं, वो सामने लानी चाहिए और उन कमियों को दूर करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। और जी कारगिल का सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा हमारे वीर सैनिक जो इस लड़ाई में शामिल हुए थे, आज हमारे साथ नहीं हैं। उनको, उनकी बहादुरी को, उनकी फैमिलीज़ को, जो सैक्रिफाइस हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों ने दिया है, वो शायद पूरा नहीं हो सकता है अगर देश भी अगर उनको जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बावजूद भी इस तरीके की लड़ाई जी पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर आप एक इतिहास देखें, कोई भी फौज आज तक और ऐसे टेरेन में, और जब दुश्मन आपकी पहाड़ियों की चोटियों पर बैठा हुआ है और आप नीचे से हमला करने ऊपर जा रहे हैं, ये जितने भी मिलिट्री की कैंपेन्स मैंने पढ़े हैं और जो बाकी मिलिट्री एनालिस्ट हैं और उन लोगों ने भी पढ़े होंगे, ये कभी भी इतिहास में नहीं हुआ है। तो पहली चीज़ हमको ये हमारे व्यूअर्स को बतानी चाहिए कि ये एक पहली बार इतिहास रचा गया है और वो भी भारतीय फौज की तरफ से। जी सर। अब कारगिल क्यों होता है, अब यू यू इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज़ हर एक साल हम इस विजय दिवस की ये ओकेज़न में इसकी बात करते हैं। तो पास्ट आपका जो होता है, उससे आपको एक सीख लेनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कारगिल में हमारे जो योद्धा थे, टाइगर हिल, जी 5140 तोलोलिंग, कक्सार माउंटेन रेंजेस, जुबार, खालिबर, पॉइंट 5287, चोरबटला, ये पूरे जितने भी आपकी पहाड़ियां थी, आपके व्यूअर्स को जानकारी के लिए, ये
1 साल पहले दुश्मन इसमें पहुंच चुका था। ओके। तो लोग अगर ये समझते हैं कि ये कोई 1-2 महीने की प्लानिंग थी, वो नहीं, जी। पॉसिबल ही नहीं था। सर्दियों के महीनों में 1998 में इटसेल्फ जब हमने इसको वेकेट किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1998, जी। वेकेट करते ही ये दुश्मन ने इन जगहों पे कब्जा कर लिया। ओके। और हमको ऐसा लगता था कि एक फौज की रूटीन थी कि ये जो विंटर में ये जो हाइट्स को वेकेट करेंगे, समर्स में चले जाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी का दुश्मन ने फायदा उठाया और सर्दियों में ही पहुंच गया वहां पे, अपने आप को प्रिपेयर किया, 6-7 महीने अपने आप को कंसोलिडेट किया, अपनी जी। लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया, आपका एम्यूनिशन डंपिंग। जो कमांडर्स वहां पे बाद में गए थे, उन लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल था और मैं एक फॉर्मेशन में एज ए AQMG था, एक स्ट्राइक फॉर्मेशन में। और हमको हमको ऑर्डर्स दिए गए थे, हम लोग मोबिलाइजेशन के लिए तैयार थे, बिकॉज ये कारगिल की वजह से एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई निश्चित थी। ओके। और गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया था कि अब तो ये आर और पार की लड़ाई होगी। पर आप जानते हैं कि बाहरी ये ताकतें, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स जैसे, प्रेशर गवर्नमेंट पे डालने लगी और फिर अल्टीमेटली ये चीज़ 2 महीने के बाद ये लड़ाई एक्चुअली ख़त्म कर दी गई। तो बहरहाल वो आपकी हिस्ट्री है, उस पे नहीं जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, ओके। जिसमें हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस फेल हुई, हमारी रॉ फेल हुई, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारा फेल हुआ, और जो भी इंटेलिजेंस की जो एस्टेब्लिशमेंट थी गवर्नमेंट में, वो सब फेल। ठीक सर। तो इससे सीख क्या मिली? अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम इसको एनालाइज ये करते हैं कि इस कारगिल लड़ाई के बाद एक सीख हमको ये मिली कि भारत को अ, अपनी सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए जी। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा एग्री सर। और इंटेलिजेंस को अपना और पुख्ता करना पड़ेगा। और फिजिकल ऑक्यूपेशन, जितनी भी हमारी क्रिटिकल हाइट्स होती, देखिए दुश्मन क्या चाहता था, यू कारगिल एक्चुअली क्यों हुआ? दुश्मन चाहता था कि श्रीनगर से लेह का हाईवे आपका कट ऑफ हो जाए, जिसको हम नेशनल हाईवे 1 अल्फा बोलते हैं, NH 44 भी बोलते हैं। जी। और जो हमारी ब्रिगेड है सियाचिन में, बिकॉज पाकिस्तान की वो दुखती रग है। जी। जैसे हमने सियाचिन को कैप्चर किया, पाकिस्तान से लिया, वो आज तक पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और स्पेशली जनरल मुशर्रफ। तो सियाचिन ग्लेशियर को अगर ये हाईवे को अगर आप डोमिनेट कर देते हैं, तो पूरा लॉजिस्टिक्स आपका आपका सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाता है। ठीक है। और जोजिला पास के थ्रू जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की। और तीसरा और अंतिम उसका एम था कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए, पूरे ठीक। वर्ल्ड को कश्मीर के बारे में एक सेंसेशनल खबर मिलनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारी जो कॉन्वॉयज मूव कर रही थी, जब कारगिल आपका शुरू हुआ, तो वहां पे दुश्मन की आर्टी फायर आ रही थी। इसका जी। मतलब उसकी आर्टी गन्स भी वो इतनी ऊपर पहाड़ी में ले जा चुका था, एग्री। और ये इतना आसान काम नहीं है। तो जी। मैं तो
ये अपने फौज को, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी सर्विंग था, मैं दाद देता हूँ, मैं उनकी बहादुरी की मिसाल देता हूँ। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और भी इसको बहुत सारे योद्धा, वो जो हासिल किया वो आज तक मिलिट्री हिस्ट्री में नहीं जी। हासिल कर पाए, उसका और कोई एग्जाम्पल कहीं पर भी नहीं। और सीख हमको ये मिली कि हमने एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन किया, एक स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन आर्मी हेडक्वार्टर के लेवल पे, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल जिसको हेड करते हैं, वो एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का हुआ गठन। फिर उसके बाद नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, जो ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और आपकी जो साइबर वगैरह इसके क्षेत्र में काम करती है। ओके। और कारगिल रिव्यू कमेटी ने और भी कुछ रिकमेंडेशन निकाली थी, जो आहिस्ता आहिस्ता जी। करके गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। मैं बीच में टोकना चाहूँगा अगर आपसे, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात कही कि उसके बाद आर्मी की तरफ से भी एक इंटेलिजेंस के लिए एक विभाग बनाया गया। लेकिन एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कारगिल, ये माना जाता है। लेकिन फिर मैं अगर गलवान को देखता हूँ, तो माफ़ करिए, हाँ, गलवान को देखता हूँ 2020 में, वहाँ पर भी एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है। तो वहाँ तो चीज़ें ऐसी लगती हैं कि 20 साल में हमने फिर कुछ सीखा नहीं सर। राजेश जी, मैं उसी पे आ रहा था। आपने जो है ना, बहुत ही माफ़ी चाहूँगा। इम्पोर्टेंट। नहीं, नहीं, मैं 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 उसी को बिल्डअप कर रहा था, मैं गलवान की तरफ ही आ रहा था। और आपने ओके। बहुत सही आपने दिशा दिखाई इस डिस्कशन को। देखिए, गलवान में पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। सी द ब्यूटी ऑफ दिस होल थिंग। ओके। आपको अमेरिका ने 1 महीना पहले बता दिया था कि चाइना का बिल्डअप हो रहा है, और ये एक नॉर्मल बिल्डअप नहीं है, ये कुछ ज़्यादा आपकी फोर्सेस। देखिए, आपने एग्रीमेंट चाइना के साथ किया है कि एक लेवल ऑफ फोर्स जो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रख सकते हैं, आपने उसके ऊपर डिसाइड किया। और जो अमेरिका ने इंटेलिजेंस हमको दी, क्योंकि हमारे पास तो सैटेलाइट्स वगैरह इस टाइप के थे नहीं उस टाइम पे, अमेरिका से हमको इंटेलिजेंस मिलती थी। जी। और अमेरिका ने इंटेलिजेंस हमको दी कि भाई ये कुछ अलग, ये एक एक्सरसाइज के नाम पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पर ये कुछ 30-40 हजार जवान और इनके फोर्सेस फॉर्मेशंस, तो आप चौकन्ना रहिए। और उस टाइम पे जी। कोविड था, तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हमारे पास, ओके। बट हमने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि हम सोचते थे कि अभी कोविड है, कोविड में फौजें लड़ेंगी नहीं। जी। दूसरा है कि हमारा एक ना, आपने अगर वहां सर्व किया है तो हर एक साल एक ऑप अलर्ट होता है वहां पे। ऑपरेशन और अलर्ट होता है, बिल्कुल। हाँ, और वो एक्सरसाइज होती है जिसमें हम अपनी पूरी सिनेरियोस को वहाँ एक्सरसाइज करते हैं कि अगर चाइना ने अटैक किया तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। अब उस टाइम पे ये ऑप अलर्ट भी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि कोविड की वजह से। जी। और आयरनी ये है, देखिए, हमारे देश की हमारी आयरनी है कि आपने को फौज की 2.5 साल आपने रिक्रूटमेंट बंद कर दी कोविड की वजह से। जी। आपने फौज को एक्सरसाइज वहां पे नहीं करने दिया कोविड की वजह से। पर उसी कोविड में आपने कुंभ मेला किया। और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी किया है, हाँ, मुझे बहुत तो अच्छे से याद है। तो वो कोई कोविड नहीं था क्या? जी। तो ये जो विडंबना है हमारी, देखिए, ये हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। हमको अपनी कमियां स्वीकार करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियां एक नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे नहीं स्वीकार करेंगे, हम में सुधार कैसे आएगा, मुझे बताइए। और फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं
पहलगाम ये गलवान को अच्छा हो गया, चलो इंटेलिजेंस जो भी था। पहलगाम क्या था? बिल्कुल, क्या एग्री। वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? और पहलगाम, पुलवामा, उड़ी। और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं, वो बोलते हैं कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं इंटेलिजेंस फेलियर की, तो उनके अगेंस्ट क्या एक्शन किया आपने? जो जिम्मेवारी ले रहा है और बोल रहा है कि मेरी गलती है ये, और वो क्यों बोल रहा है ऐसा? और अगर वो बोल रहा है तो आपने क्या एक्शन लिया इसको सुधारने के लिए? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको मैं पॉलिटिकल दायरे में नहीं लेके जाना चाहता। मैं इसको आम जनता को बताना चाहता हूं कि हम लोग सीखते नहीं है कोई भी इंटेलिजेंस फेलियर से। जब गलवान हुआ, किसने ऑर्डर्स दिए? हमारे फोर्सेस प्रिपेयर नहीं थे वहां जाने के लिए, रात को गए। तो उसमें हमने कौन से हमारे सीनियर ऑफिसर्स को ये उनके खिलाफ एक्शन लिया जिसने ये प्लान किया था? जी। अच्छा, वो सवाल भी है। अच्छा, इसको यही छोड़ते हैं। और जो मैं अभी ट्रांजिशन पे आ जाते हैं, मिलिट्री डॉक्ट्रिन की आपने बात करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक डिस्कशन का ये हिस्सा है। जानना जरूरी है कि कितना मिलिट्री डॉक्ट्रिन बदला है अगले पिछले 25-26 साल में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स आ गए हैं, आधुनिक मिसाइल्स आ गई हैं, सैटेलाइट नेविगेशन, पिन पॉइंट स्ट्राइक। आज वो दौर नहीं रहा कि आमने सामने की लड़ाई है। ये चीजें चेंज हो रही हैं। अगर मुझे लगता है कि कारगिल वॉर में भी अगर ड्रोन उस वक्त होते तो शायद ये ऑपरेशन भारतीय सेना के लिए और इजी होता सर। टोटली एग्री विद यू। देखिए, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि डॉक्ट्रिन आपने बदला, ओके गुड। ये अब आपको लगता है कि ये लड़ाई एक नो कांटेक्ट वॉरफेयर का शेप लेगी, जिसमें ड्रोन, मिसाइल्स, साइबर, सैटेलाइट, स्पेस, ये सारी चीजें आपकी काम करी, पर आपकी क्या तैयारी है इसके ऊपर? देखिए, मैं बहुत इसको फॉलो करता हूं। हमारे नेता एक्चुअली बोलते हैं कि पीओके ले लेंगे, और वो ये सिंदूर के टाइम पे लोग बोल रहे थे कि आपने सीज फायर क्यों नहीं किया, आपने पीओके क्यों नहीं लिए? देखिए, कैपेबिलिटी एक जगह है, इंटेंट एक जगह है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। आप एक चीज चाहते हैं, पीओके को लेना। ओके। क्या आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास दम है पीओके के लेने के लिए? एक कश्मीर आपसे संभल नहीं रहा है, दूसरा कश्मीर को आप इसको लेके उसको कैसे संभालेंगे? और जो वो पॉपुलेशन आपके पास आएगी, आपके पास मुस्लिम पॉपुलेशन आएगी, लाखों में है। वो बिल्कुल। पॉपुलेशन को आप हमारी देश के पॉपुलेशन के साथ कैसे मिलाएंगे? जमीन ही नहीं काफी है, जमीन के साथ लोग भी आएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और क्या वो लोग चाहते हैं आपके साथ आना? सी ऑल दीज क्वेश्चंस लोगों के पास जवाब नहीं है जब मैं पूछता हूं उनसे। स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये पार्लियामेंट में दे रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्पीचों में, इलेक्शन स्पीचों में दे रहे हैं। हमारी जो हमारे जो लोग हैं और जो हमारी जो कौम है और जो हमारे जो देशवासी हैं, उनको समझना चाहिए ये सच्चाई नहीं है, और ये पॉसिबिलिटी नहीं है आज के डेट में। आने वाले वक्त में 30-40 साल के बाद अगर ये कैपेबिलिटी आती है तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं। मैं ना कोई और आपके पैनल पे आएगा और डिस्कस करेंगे। चलो, तो जी जी। इस तो ये एक चीज। अब हम देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या देखा और क्या हमको कमियां पाई गई। बिकॉज देखिए, मैं यहाँ पे ब्रावडो नहीं करना चाहता कि 4 दिन की लड़ाई ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती जिसमें आप एक
कंक्लूजन पे आ जाए कि कौन जीता कौन हारा। पहली चीज मैं आपको बता दूं, 4 दिन में फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव अलग चल रहा है, हमारा नैरेटिव अलग चल रहा है, वर्ल्ड का नैरेटिव अलग चल रहा है, बिल्कुल। और उसमें कहीं पर भी जो एक राय नहीं है। जी। बिकॉज कई जगह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जीता, कई जगह बताया जा रहा है हमारा जीता, हमारे हवाई जहाज गिराए, ये किया वो सारी चीजें। तो 4 दिन की लड़ाई में आप ये फैसला नहीं कर सकते हैं। और मैं अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं कि 4 दिन की लड़ाई में ना कोई जीत हो सकती है, ना कोई हार हो सकती है। बिकॉज वो लड़ाई आपने आगे नहीं ले गए। जी। भारत ने जो नुकसान किया, पाकिस्तान ने भी कुछ नुकसान किया। अब उस नुकसान को आप कैसे आंकेंगे? बिकॉज कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं आया। बिकॉज भारत ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके हवाई जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके ग्राउंड पे हवाई जहाज मारे गए हैं, ये उनके लोग मारे गए जी। हैं। सैटेलाइट इमेज से आपको नजर आता है? आपको नजर आता है कि एक रनवे डिस्ट्रॉय हो गया है, एक हैंगर आपका डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर दिए, आपने टेररिस्ट कैंप्स नष्ट कर दिए। क्या आप दावे के साथ बोल सकते हैं कि उसमें कितने लोग मारे गए? क्या आप दावे के साथ बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के कितने हवाई जहाज आपने ग्राउंड पे नष्ट किए? बिकॉज जब तक आप इसका एक कंक्लूसिव जी। एविडेंस नहीं देंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, एग्जैक्ट फैक्ट्स के साथ बात नहीं करेंगे, जिन लोगों ने पहलगाम किया, क्या आप उनको पकड़ पाए हैं? नो क्या आप उनके तार पाकिस्तान के साथ जोड़ पाए और वर्ल्ड को बता पाए कि पाकिस्तान ने ही किया? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले जाएं, 33 कंट्रीज में चले जाएं, ये जो दौरा हुआ था जिसमें करोड़ों लोग इस पैसा खर्च हुआ था, इस दौरे के बाद किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम किया है? किसी भी देश ने पाकिस्तान का नाम लिया है? जी। आपकी ब्रिक्स हो गई, आपकी एससीओ हो गई, आपकी क्वाड हो गई, क्या उसमें पाकिस्तान का नाम आया है? और अगर नहीं आया है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कभी हमारी तरफ से रही है ओके। वर्ल्ड को समझाने के लिए कि ये पाकिस्तान का काम था। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, आने वाले जी। वक्त में हमने सिंदूर को स्टॉल कर दिया, मींस एक एक पॉज में लाए। और जब ये पॉज खुलेगा, इसका पॉज कौन खोलेगा? पाकिस्तान खोलेगा या भारत खोलेगा? इस पहला क्वेश्चन आपके व्यूअर्स के सामने। ये जो ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा, जी। ये पाकिस्तान शुरू करेगा या भारत करेगा? 1 2 ऑपरेशन सिंधु 2.0 ऑपरेशन सिंधु 1.0 की तरह नहीं होगा। ओके। ये एक लंबा इसको लड़ाई होगी। शुरुआत होगी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर जैसे ड्रोन मिसाइल से होगी, और बाद में आपकी ग्राउंड की लड़ाई भी होगी। तो उसके लिए तैयारी करना जरूरी है। आपने ईरान इजराइल की वॉर आपने 12 दिन, ये उसका एग्जांपल मैं इसलिए लेना चाहता हूं यहां पे। लड़ाई किसने शुरू करी और इसराइल। युद्ध विराम किसने रिक्वेस्ट किया? जिसने लड़ाई शुरू करी उसने ही युद्ध विराम रिक्वेस्ट किया। जी। बिकॉज उसके पास दम नहीं था 12 दिन से ज्यादा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और उसके पास इतने इंटरसेप्टर्स नहीं थे, एयर डिफेंस सिस्टम उसका इतना वीक हो चुका था। अब ईरान के पास तो 4000 मिसाइल्स थी, 500 मिसाइल फायर करी, जी। 60 मिसाइल्स इसराइल में जाके गिरी, और 11वें और 12वें दिन इसराइल का मैक्सिमम नुकसान हुआ है, बिकॉज उस टाइम पे बिल्कुल। उसके डिफेंस फेल होने लग गए।
तो इसलिए लड़ाई को रोकना पड़ा। अब भारत को क्या सीख लेनी चाहिए इस लड़ाई से? भारत को सीख ये लेनी चाहिए कि अगर हम इस तरह की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास भी 4000 से ऊपर मिसाइल होनी चाहिए। हमारे होनी चाहिए, पास भी राइट। 5000 से ऊपर ड्रोन होने चाहिए। तो ये कैपेबिलिटी बनाने की ज़रूरत है आज की डेट में, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ, जो चीज़ मैं एक्चुअली सुनता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कि इस पे बहुत काम हो रहा है और इस ओके। कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। दूसरी कैपेबिलिटी है कि एयर डिफेंस को आपको अपना मजबूत करना है। क्योंकि जी, पाकिस्तान की मिसाइलों को अगर आपने रोकना है, और जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, आप देख लीजिए। अब आपका HQ-9 अगर फेल हो गया, तो उनको HQ-16 मिल रहा है, HQ-19 मिल रहा है। जी, JF-35 के उनको फाइटर्स मिल रहे हैं, जो हमारे राफेल के मुकाबले के हैं, और उनको वो सैटेलाइट सिस्टम मिल रहा है 45 सैटेलाइट्स का। बेदू जो चाइना इस्तेमाल करता है, वो पाकिस्तान को भी ये उसके लिए भी वो ये जो इसको अवेलेबल करेगा। तो ओके। हमारे पास क्या तोड़ है सैटेलाइट का? हमारे पास आज की डेट में तोड़ नहीं। तो पाकिस्तान अगर जान सकता है कि 24/7 360 डिग्रीज भारत की फौजों की पूरी इंफॉर्मेशन अगर पाकिस्तान के पास है, और वो डिप्टी चीफ ने उसको एडमिट किया है कि उनके पास थी, जी, तो हमारे पास क्यों नहीं थी? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये राइट फोरम में कि आपके प्रोग्राम में हम बोल देते हैं, एड्रेस कर देते हैं। शायद उसका इफेक्ट नहीं होगा कहीं पर भी, बिकॉज गवर्नमेंट में ये कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, बट ये बिल्कुल, मैसेज लाउड एंड क्लियर गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है पहुँच कि ठीक है ये सर। कैपेबिलिटीज बनाने की जरूरत है, और ये एक दो दिन में नहीं बनती। और जी, अगर आप एक अपना एयर डिफेंस को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिस प्रकार आपका JF-10C, PL-15 मिसाइल, और आपके AESW जो पाकिस्तान के पास जो साफ करके एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो आपका हुँ, एवैक्स हम जिसको बोलते हैं, जब इन ओके, तीनों का पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेशन किया, तो पाकिस्तान को पूरी इंफॉर्मेशन थी, हमारा राफेल उड़ा है और हवा में है, और एक अगर मिसाइल लॉन्च हुई है, तो वो मिसाइल का रडार इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही रडार इस्तेमाल हो जाता, राफेल उस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता। ये ग्राउंड रडार और आपका अवैक्स के रडार से ये जो मिसाइल है, इसको ओके, दिशा दिखाई गई, और इसको मिसाइल का रडार इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हमको पता नहीं चला। और जी, इसीलिए इसको राफेल को पता ही नहीं चला कि मिसाइल आके उसको यूं हिट भी कर गई। तो ऑफ कोर्स अभी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट ये इसको माना जाता है कि इस कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ है राफेल, नहीं तो हुँ, कोई दूसरे एयरक्राफ्ट का डैमेज हुआ है। तो इसको क्यों डैमेज हुआ है, इसका मैंने आपको रीजन बता दिया। तो ठीक ये है। बहुत जरूरी है हम सबको इस चीज का संज्ञान लेना, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, एयर डिफेंस का सिस्टम, और आपका डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स। देखिए, जी, जब आपके ऊपर 200 ड्रोन्स आएंगे, तो आप उनके ऊपर मिसाइल थोड़ी इसको डालेंगे, बिकॉज आपके पास तो ये आपका तो तेल निकल जाएगा। $1 मिलियन बिल्कुल की सर। एक मिसाइल, तो आपको तो अफोर्ड तो कर नहीं सकते। तो आपके पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स आ रहे हैं, और इसका अभी अभी ट्रायल हुआ है। 30 किलोवाट का एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसको मिलके प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जा रहा है मैन्युफैक्चर के लिए। और आने वाले वक्त में ये बहुत कारगर आपको होगा, साबित होगा, क्योंकि आप दुश्मन के पूरे ड्रोन्स को लेजर टेक्नोलॉजी से नष्ट कर पाएंगे, और आपको इसके लिए कुछ लीटर पेट्रोल की जरूरत है, उससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं है इसमें। ओके, और इसके ऊपर मैंने डन सर। काफी रिसर्च की है, मैंने एक दो चैनल में इसके बारे में बात भी करी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले वक्त में, और हर एक लड़ाई के बाद सीख मिलती है।
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि फौज को में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, इफ यू इन्वेस्ट इन वॉर यू विल बाय पीस। ओके, डन। लड़ाई में इन्वेस्ट करोगे तभी शांति आएगी देश में, बिकॉज दुश्मन को ये एहसास होगा कि आपके पास इतनी ताकत है कि वो उसका हिमाकत नहीं करेगा। जी, ताकत से हिमाकत कम होती है, नो डाउट ये इसमें। बहुत जरूरी है कि आपके पास अगर ताकत आए तो आप दुश्मन को एक डेटरेंस दे रहे हैं, जी, जी। एक उसको आप एक स्ट्रेटेजिक मैसेज दे रहे हैं। हाँ राजीव। एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि कई एक्सपर्ट से बातचीत होती है और मैं भी लगातार कांटेक्ट में बना रहता हूं। कई कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, जवानों की इतनी जरूरत नहीं है, जिस कारण भारत सरकार जो है, जो आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसे कम कर रही है। क्या ये चिंता का कंसर्न नहीं है? जिस प्रकार से 2020, 21, 22 में आपने भर्तियां नहीं की और भर्तियां भी की तो फिर अग्निवीर लेकर आए, और अब मशीन कितनी भी अच्छी होगी सर, मैन बिहाइंड द मशीन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक वो मशीन किसी काम की नहीं है। तो इस चीज पे मुझे लगता है कि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, जवानों की इतनी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपने जमीन को फतेह करना है तो आपको जवान तो चाहिए होंगे सर। देखिए राजीव जी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दूसरे लोगों के एग्जाम्पल से आपको सीखना पड़ेगा। जी, रशिया की लड़ाई में जवानों की कमी पड़ी, रशिया ने 3 लाख इधर उधर से रिक्रूट किए। जी, क्यों किए? बिकॉज रशिया के पास तो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, पर उनको जवानों की क्यों जरूरत पड़ी फिर? दूसरा, आपने इजराइल के एग्जांपल दिया, जो हमास का अटैक हुआ था 7 अक्टूबर का, जी, जी, वो क्यों हुआ? क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी थी पर जवान नहीं थे बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। और हमारा 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, जिसमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर विवादित है, और जी, टेक्नोलॉजी और आपका आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसको जैम किया जा सकता है। दुश्मन के पास अपनी स्पेस की टेक्नोलॉजी है, साइबर की, और अगर वो सिस्टम्स को अगर जैम कर देंगे तो आपकी टेक्नोलॉजी किस काम की, जी, जब आपके ट्रुप्स ही नहीं है बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। देखिए, टेक्नोलॉजी का एक रोल होता है, एक डिसीजन मेकिंग, आपका जो ऊडा साइकिल होता है, बिल्कुल। ये अगर आपको एक डिसीजन लेना है कि हमको किस टाइप का वेपन सिस्टम लगाना है, तो ये सारी आपको टेक्नोलॉजी मदद करती है। बट टेक्नोलॉजी आपका बॉर्डर नहीं गार्ड कर सकती, और आपका 10,000 जो आपका विवादित बॉर्डर है वो तो दुश्मन अंदर आप घुस जाएगा। जी, दुश्मन को रोकने के लिए तो जवान चाहिए ना। दुश्मन अगर अंदर आने लग जाएगा तो टेक्नोलॉजी से थोड़ी आप लड़ोगे। जी, जी, तो इसको पॉइंट। मेरा, ये सीनियर ऑफिसर्स हैं बहुत, मैंने इसको देखा है, लेफ्टिनेंट जनरल एंड ऑल, इस जो है ना बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं और बड़े अच्छे अच्छे फोरम्स में भी जाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, उनकी व्यूअरशिप भी लाखों में होती है, वो ये भाषा बोलते हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड, बिकॉज आपको ग्रास रूट से आपको जुड़ना है। जी, जो आपका जवान बॉर्डर पे है वो उसका रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। और बल्कि अगर आपकी आज 11 लाख की आपकी फौज है, जो आपकी 13 लाख की थी, आपने उसको 11 लाख पे ले आए हो। अब मैंने कई जगह फोरम्स में ये अपनी बात रखी और लिखा भी हुआ है, आज आपको 15 लाख की फौज की जरूरत है। यू आर एग्री। शॉर्ट बाय 4 lakhs। और जी, अगर आप इसको अभी नहीं जागोगे और ये अग्निवीर को खत्म नहीं करोगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये अग्निवीर स्कीम इज द मोस्ट हार्मफुल स्कीम फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, और आप रियलाइज जी, नहीं कर रहे हो अभी। आप और हम इस पर डिस्कशन करते हैं, कोई लोग हमको काउंटर करते हैं,
बट आने वाले वक्त में पछताना पड़ेगा अगर इसके ऊपर अभी हमने फैसला नहीं लिया तो। इसको नहीं, मेरी ये फिर से अपील है आपके, बिकॉज़ आपका चैनल अग्निवीर का जो इश्यू है वो बहुत उसको अहमियत बिल्कुल। देता है, और आपके व्यूअर्स भी काफ़ी अग्निवीर के ऊपर फ़ोकस्ड हैं। तो मुझे जी सर। बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि इस अग्निवीर को या तो रद्द करो या तो रिव्यू करो, इस सिस्टम को बेहतर बनाओ, और अगर आप इसको बेहतर नहीं बनाओगे तो आने वाले वक्त में आपको इसका मुआवजा देना पड़ेगा। नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन चलिए उम्मीद है, क्योंकि अभी 1 साल है, 2026 के अंत तक अग्निवीर भाई हमारे हैं और उम्मीद करते हैं कि उससे पहले भारत सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन उम्मीद है कि कारगिल में जो गलतियां हमने की उससे काफी कुछ सीखा है, लेकिन शायद उस तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। अगर होता तो शायद ना उड़ी होता, ना गलवान होता, ना पहलगाम होता, ना पुलवामा होता। लेकिन अभी भी वक्त है, हमें लगता है कि अभी भी सीखने की जरूरत है और सीखना इंसान को लगातार जारी रखना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और तमाम मुद्दों पर आपने इतनी बारीकी से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, और इस विजय दिवस की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। इस दिन हमारी जीत हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, और हमको इस जश्न के साथ इनको बनाना है। और जो हमारे वीर हैं जो अपने बिल्कुल सर। इसको लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी है, उनको भी हमको याद करना है आज के दिन। और दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। जी सर, थैंक यू जय सर, हिंद। जय हिंद, थैंक यू सर, जय हिंद।